हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा था, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। इसका हमने पार्ट 2 जो कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 3rd पढ़ने वाले हैं और हमारा जो प्रीवियस वीडियो रहा था उसमें हमने पॉइंट चल रहा था आनुवांशिक शब्दावली, जिसमें हमने कई परिभाषाएँ देख ली थी। जिसमें हमने जीन के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। उसके बाद में जैसे एलील होते हैं, एलील के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जैसे समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, और हमने पढ़ा था समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के साथ हमने देखा था जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और परिभाषाएँ जिनमें हमने आगे करते हैं। अगला हमारा जो इसमें पढ़ेंगे वो आएगा प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण तो हमने 6 कंप्लीट कर लिए थे, 7 हम पढ़ेंगे प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं और एक आता है अप्रभावी लक्षण, इसको कंबाइंड रूप से हम चलेंगे। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को परिलक्षित करते हैं, अर्थात अपने प्रभाव F1 पीढ़ी में दिखाते हैं, कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। एक आता है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण तो अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो देख लो, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, अर्थात अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते हैं, कौन से लक्षण कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। सॉरी, अभिव्यक्त करते हैं वो तो कौन से कहलाएंगे? प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को या स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, कौन से लक्षण कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये 2 परिभाषा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में अगली जो आनुवांशिक शब्दावली में अगली जो परिभाषा है वो आता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? वह संकरण जिसमें, तो संकरण क्या होता है? आपस में मिलाना, 2 प्रजाति के जीवों को आपस में मिला के जो प्रक्रिया होती है उसे हम सामान्यतः संकरण कहते हैं। तो एक संकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह लक्षण जिसमें या वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो कौन सा संकरण कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? तो वह संकरण जिसमें
जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बस ये ध्यान रखना है, एक संकर संकरण में तो एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन और द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण, तो देखो दो द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का, एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का, इसी प्रकार त्रिसंकर संकरण में तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, कौन सा संकरण कहलाता है? त्रिसंकर संकरण कहलाता है। उसके बाद में अगली आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है, बहुसंकरण संकरण। बहुसंकर संकरण, यहाँ बहु का अर्थ क्या है? अनेक। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वह संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का, अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी अनेक लक्षण है, उसकी वंशागति का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बहुसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, तो आपको एक ये परिभाषा ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है परीक्षण संकरण। ठीक है, ये परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, या इसको सामान्यतः टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस। अब इसको विस्तृत हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हमें इसकी परिभाषा है वो पता होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे परिभाषा दे सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस जो हम संकरण करेंगे तो उससे जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी बोलते हैं। तो F1 पीढ़ी का जो क्रॉस है वो अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ यदि करवाया जाए, पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं या परीक्षण संकरण कहते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे जब हम संकरण कराएंगे दो जनकों के मध्य। तो संकरण से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी होती है उसे F1 पीढ़ी बोलते हैं। तो उस F1 पीढ़ी का क्रॉस यदि अप्रभावी जनक वाले या अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवा दिया जाए तो उससे जो अनुपात प्राप्त होगा वो अनुपात किसका प्राप्त होगा? टेस्ट क्रॉस का अनुपात प्राप्त होता है। तो आपको इसकी मुख्य परिभाषा है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आता है संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण। संकर पूर्वज संकरण
या इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च संकरण, या हम इसको बोल सकते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, अब ये बैक क्रॉस होता क्या है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह संकरण जिसमें, सेम ऐसा कैसा हम लिख सकते हैं इसको, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस, या संकरण बोल दो या क्रॉस बोल दो, जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक के साथ, किसी भी जनक, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी, किसी भी जनक, कोष्टक में हम लिख देंगे प्रभावी या अप्रभावी। तो प्रभावी भी हो सकता है, अप्रभावी भी हो सकता है। तो किसी भी जो जनक है उसके साथ करवाया जाए, दोनों जनकों में से किसी भी जनक के साथ करवाया जाए तो उसे कौन सा संकरण बोलते हैं, पश्च संकरण कहते हैं। ठीक है, अब एक आपको इसमें देखो पश्च संकरण है, उसी का प्रकार है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, परीक्षण संकरण। और एक इसका दूसरा प्रकार होता है बाह्य संकरण, जिसको आउट क्रॉस बोलते हैं। अब देखो टेस्ट क्रॉस में जो F1 पीढ़ी है उसका क्रॉस किससे करवाते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाते हैं, तो वो तो हो गया टेस्ट क्रॉस। और जब आउट क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाते हैं, तो उससे जो अनुपात प्राप्त होता है वो अनुपात किसका होगा, आउट क्रॉस का होगा। तो उसको हम आगे क्रॉस करा के अंत में लास्ट में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे काफ़ी हद तक हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगली जो हम परिभाषा है वो पढ़ते हैं। अगली परिभाषा हमारी रहने वाली है व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। और ये जो क्वेश्चन है व्युत्क्रम संकरण, और इसके बारे में परीक्षा में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है कि व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी गई है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसकी परिभाषा को याद रखना है। तो अगला है जो हमारा 15 पॉइंट रहेगा, व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण, यह इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, अब यदि हम इसको परिभाषित करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वह संकरण जिसमें, ध्यान से देखना इसको, वह संकरण जिसमें ए पादप, जैसे हमने ए पादप, इसका जो जीन प्रारूप हमने लिख लिया कैपिटल टी को नर तथा बी पादप स्मॉल टी को मादा। ध्यान से देखना इसमें, जैसे हमारे पास 2 पादप हैं, एक तो ए पादप है, जैसे हमने ये लिख लिया है यहाँ पे, और एक लिख लिया है ये। तो ये तो क्या है, नर, और ये है बी, इसको हमने क्या मान लिया, मादा। ठीक है, ए पादप कैपिटल टी को नर तथा बी पादप स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए, मादा जनक के रूप में।
जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, आपको एक तो ये लाइन इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तथा दूसरे संकरण में जाए या जाता है, तथा दूसरे संकरण में। अब देखो जस्ट इसका उल्टा कर दो। ए पादप कैपिटल टी को मादा, जस्ट ए पादप, ध्यान से देखना इसको, कैपिटल टी को मादा तथा बी पादप स्मॉल टी को नर प्रयुक्त किया जाए। तो ऐसा संकरण कौन सा संकरण कहलाता है? तो प्रयुक्त किया जाए, तो ऐसा संकरण, बताओ कौन सा संकरण होगा? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार इसको परिभाषा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक तो ए पादप, इधर से देखते हैं ए पादप, और इसी प्रकार बी पादप। प्रथम स्थिति की हम बात करते हैं। ए पादप है, उसको तो जो जीन प्रारूप लिखते हैं कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, इसको तो क्या माना गया? नर, और इसको क्या माना गया? मादा। ये पहली स्थिति है। सेकंड स्थिति में ए पादप कैपिटल टी, इसको तो मादा, और इसका क्रॉस बी पादप स्मॉल टी, इसको किस में माना गया? नर में माना गया। तो ऐसा जो संकरण होता है, ये क्रॉस होता है, तो उस क्रॉस को हम कौन सा क्रॉस बोलते हैं? व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये परिभाषा है वो फिर से अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में आती है जनक पीढ़ी। तो पेरेंटल जनरेशन आती है। जनक पीढ़ी कौन सी होती है? इसको हम कैसे परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं? जनक पीढ़ी, तो पेरेंटल, आप जनरेशन इसको बोल सकते हो, पेरेंटल जनरेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है तो उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। जनक पीढ़ी कहते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको जनक पीढ़ी के रूप में याद रखनी है कि जनक पीढ़ी को हम किस प्रकार से जो है वो परिभाषित कर सकते हैं। अगली परिभाषा हमारी रहेगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि दो जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी, दो जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F1 पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, जब दो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों वाले जीवों का क्रॉस करवाते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में F2 पीढ़ी।
F2PD का निर्माण कैसे होता है? F1PD का क्रॉस करवाते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि F1PD के संकरण से प्राप्त F1PD के संकरण से प्राप्त अगली पीढ़ी कौन सी पीढ़ी कहलाती है? F2PD कहलाती है। F1PD के संकरण से प्राप्त जो संतति होती है, संतति को F2PD कहते हैं। जब F1PD का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उससे प्राप्त जो संतति होती है उसे कौन सी पीढ़ी बोलते हैं? F2PD के नाम से जानते हैं। अगली परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, एक संकर अनुपात। एक संकरण अनुपात। तो एक संकरण अनुपात कौन सा अनुपात कहलाता है? एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात। जब एक संकर संकरण करवाते हैं तो उससे प्राप्त जो अनुपात होता है उस अनुपात को कौन सा अनुपात बोलते हैं? एक संकर अनुपात के नाम से जानते हैं। अगली आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है, द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात किसे कहते हैं? तो देखो, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात एक संकर अनुपात कहलाता है। इसी प्रकार द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात कौन सा अनुपात कहलाता है? द्विसंकर अनुपात कहलाता है। कौन सा अनुपात कहलाएगा? द्विसंकर अनुपात कहलाएगा। तो इस प्रकार हमें कम से कम ये 20 परिभाषाएं जो हैं वो याद होनी चाहिए। अगर ये 20 परिभाषाएं याद होंगी तो हम मेंडल का जो नियम आएंगे आगे उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उनके आनुवांशिक महत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने जो परीक्षण क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, ये जो हमने परिभाषाएं देखी थी उनको विस्तृत रूप से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से हैं? तो मेंडल ने 3 वंशागति के नियम दिए थे और सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान में रखना है, जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग जो हैं वो किस पादप पर किए। तो ध्यान में होना चाहिए कौन सा पादप है? उद्यान मटर। उद्यान मटर के ऊपर मेंडल ने जो अपने हैं वंशागति या आनुवांशिकता के प्रयोग किए थे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हमने देखा था पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। तो उनके ऊपर प्रयोग करते हुए मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये प्रथम नियम था मेंडल का। उसके बाद में आता है, इसको यदि इंग्लिश में आप ध्यान में रखना हो तो लिख सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सेकंड आपको ध्यान में रखना है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या हम इसको बोल सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक नियम उन्होंने ये दिया था। तो पृथक्करण को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। ठीक है, तो पृथक्करण का नियम, या हम इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स।
लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम। और थर्ड नियम दिया था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो थर्ड नियम कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशोरमेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो ये मेंडल ने अपने जो उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किए थे, तो उन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन यही बनता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए? 3। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से आनुवंशिक शब्दावली से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उसको पढ़ा था, और हमने देखे थे कि मेंडल ने जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित कितने नियम दिए थे। तो 3 नियम हमने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आगे हम इन नियमों को विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।